Good evening, dear students. Good evening, everyone. Okay. It's exactly 5. अभी 5 हुए हैं. चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं. For those people who are not able to understand क्या है भाई ये स्क्रीन, तो बेटा मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों ने छुट्टियों में चले गए थे तो आप लोगों ने बहुत कुछ लूज कर लिया है क्योंकि क्लासेस तो कंटिन्यू थे. तो मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों का जब छुट्टी स्टार्ट हुआ तो हम लोग क्या करवा रहे थे बेटा, एवोल्यूशन शायद, है ना. तो एवोल्यूशन का जो 2 क्लासेस हैं वो सर ने लिए थे, है ना, युधिष्ठिर सर ने लिए थे. फिर मैंने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस. तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के क्लास के लिए लिटरली कोई एक बच्चा नहीं था मेरे क्लास में. मतलब पूरे पूरे पुणे रीजन के लिए कोई भी बच्चा नहीं था. तो अब करें भी तो क्या करें. मैंने क्लास ली, खत्म किया, फिर मैंने चैप्टर लिया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर खत्म हो गया. फिर मैंने लिया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. इस चैप्टर में भी जो आपके सिलेबस में है, वो जो सारा फर्स्ट वाला पार्ट वो भी खत्म हो गया. तो अभी जो बचा क्या है मैम इस चैप्टर में, बेटा पॉपुलेशन बचा है. अडेप्टेशन भी मैंने कर लिया. आपको ना इस चैप्टर से डिलीटेड पार्ट क्या है, हैबिटेट नीश, फिर अडेप्टेशन, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन एंड देन पॉपुलेशन नहीं है. बट जो जो सिलेबस में था इस चैप्टर का वो भी मैंने लास्ट क्लासेस में खत्म कर लिया है. जो एक का दुका बच्चे आ रहे थे उनको पता है ये चैप्टर खत्म है. बट फिर भी मैं, पॉपुलेशन आपकी सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसको मैं करवा रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके रिलेटिव होंगे. अगर मिस्टेक से भी आपको नीट में आ गया तो आपको पता हो. तो ये चैप्टर आज की क्लास में खत्म हो जाएगा. ठीक है, मैं एकदम से इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगी जैसे मैं नॉर्मली पढ़ाती हूँ ना. पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया, तो इतना मैं इस पे अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगी क्योंकि आपके नीट के सिलेबस में नहीं है. लेकिन फिर भी मैं एक क्लास दे रही हूँ इस पार्ट को पढ़ाने के लिए, इंट्रैक्शंस पढ़ाने के लिए, क्योंकि पूछ लेता है बेटा, डिलीटेड पार्ट है फिर भी पूछ लेता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं. ओके. और जो इंट्रैक्शन है ना, म्यूचुअलिज्म, कमेंसालिज्म, अमेंसालिज्म, वो पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन मेन नहीं आया तो भी ऑप्शंस में पूछ देते हैं. ये लोग बहुत चालू होते हैं बेटा नीट का क्वेश्चन पेपर बनाने वाले. तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आपको जितना भी आपने पढ़ा है वो क्लियर हो. बस इसको आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके ना भी पढ़ो तो भी बस मेरी क्लास सुन लो तो आपको कुछ चीजों का आइडिया हो जाएगा. ठीक है. तो ये चैप्टर आज के लिए खत्म हो जाएगा. कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आइदर इकोसिस्टम या फिर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन. ठीक है. तो इतना हो गया तो आपका सिलेबस ही खत्म हो गया. ओके, ये सिलेबस इज कंप्लीटेड. वही एक बड़ा चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस जिसमें ज्यादा एक्सप्लेन करना था लिम्फोसाइट्स के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, बट कोई बच्चा आया ही नहीं. मुझे बहुत बेजार हुआ, मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत बुरा लगा. मैंने इतना कुछ प्रिपेयर करके क्लास में के लिए मैंने पढ़वाया, कोई बच्चा आया ही नहीं. वैसे लॉस तो आपका ही है, मेरा तो कुछ लॉस नहीं है. बट अब क्या ही कर सकते हैं, अब वो रिपीट भी नहीं कर सकती मैं. देखते हैं फिर, अब रिवीजन क्लासेस आएंगे, अब आपका प्री बोर्ड है, फिर रिवीजन क्लासेस आएंगे तो उस टाइम पे मैं फिर से अब एक बार रिपीट करने की कोशिश कर लूंगी. ठीक है. चलो तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं. जो आप टेक्स्ट बुक खोलोगे ना तो आपको पता चलेगा सब कुछ खत्म हो गया है. क्या क्या खत्म हो गया है आप देख सकते हो. ऑर्गेनिज्म एंड यहाँ पे एनवायरमेंट है वो खत्म हो गया. मैंने आपको समझा लिया था लास्ट क्लास में कि ये जो ग्राफ है, डिजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, इसके बारे में सारा एक्सप्लेनेशन हो गया है. मेजर एबायोटिक फैक्टर्स का मैंने समझा लिया है आपको कि टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो खत्म हो गए थे. फिर रेस्पॉन्सेज भी मैंने करवा लिए थे जिसमें रेगुलेट, कॉन्फॉर्म, माइग्रेट, ओके, सस्पेंड, ये सारे आ गए थे. तो अब हम लोग
एडेप्टेशंस भी कर लिए थे, एडेप्टेशंस भी कर लिए थे। प्लांट्स में क्या एडेप्टेशंस होते हैं, एनिमल्स में क्या एडेप्टेशंस होते हैं, साइकोलॉजिकल क्या चेंजेस होते हैं, बिहेवियरल क्या चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस होते हैं एडेप्टेशन में, वो भी हमने पढ़ लिया था। तो अब क्या है बेटा, हम लोग पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं। इसमें भी मैंने बताया ना, पूरा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपको जो कॉन्सेप्ट जरूरी है जैसे समझने के लिए बस उतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस का ही डिलीटेड पार्ट है। ऑलराइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पॉपुलेशन क्या है बेटा, पॉपुलेशन मीन्स नथिंग बट एक स्पीशीज का ग्रुप समझो। एक स्पीशीज है जैसे कुत्ता, ओके, आई लव डॉग्स बेटा, तो डॉग का एक पूरा एक ही स्पीशीज का पॉपुलेशन है, ओके, इन अ पर्टिकुलर एरिया। समझो एक इतना सा बड़ा एरिया है, तो इस एरिया में सारे कुत्ते ही हैं, ओके, आई मस्ट से डॉग्स, ऑल डॉग्स आर प्रेजेंट हियर, सो दीज आर वन स्पीशीज। डॉग्स का एक स्पीशीज है, वो पूरे स्पीशीज के एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट है इन एन गिवन एरिया। इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज दैट लिव इन गिवन जियोग्राफिकल एरिया। ओके, तो ये करते क्या है, एक जियोग्राफिकल एरिया में रह के दे शेयर एंड कॉम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज एंड पोटेंशियली रिप्रोड्यूस। देखो भाई, इन एनिमल्स का ना फंडा बहुत आसान है, ये सिर्फ 2 से 3 चीजों के लिए ही लड़ते हैं, हम ह्यूमंस की तरह नहीं है। हाँ भाई, मुझे अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी भी चाहिए, मुझे अच्छा काम भी चाहिए, मुझे इज्जत भी चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, मेरे पास अच्छा गोल्ड होना है, मेरे पास अच्छा ज्वेलरी भी होना चाहिए, मुझे नहीं फिर मेरे बच्चों को भी चाहिए, उनके बच्चों को भी चाहिए, मुझे बड़ा बंगला चाहिए, महल चाहिए। ये सब ह्यूमंस के क्या कहते हैं, लग्जरी नीड्स हैं, अनवांटेड नीड्स। बट एनिमल्स का ऐसा नहीं है, उनका बहुत सिंपल सा फंडा है, एक उनको रहने के लिए एक शेल्टर, मतलब वो भी बिकॉज कि वो डैमेज ना हो जाए, उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए एक शेल्टर, एक खाना, जिंदा रहने के लिए, संतान बनाने के लिए रिप्रोडक्शन, बस ये 3 ही काम करते हैं सारे एनिमल्स। इनका जीवन का उद्देश्य ही इन 3 चीजों से घूमता रहता है, एक रिप्रोडक्शन, एक फूड, एक शेल्टर। तो अब ये जो पॉपुलेशन है, ये एक टाइप के स्पीशीज है, एक एरिया में रहते हैं, ये हमेशा कॉम्पिट करते हैं रिसोर्सेस के लिए, रिसोर्सेस मतलब खाना, खाने के लिए कॉम्पिट करते हैं, शेल्टर के लिए कॉम्पिट करते हैं, और ये अच्छे से अच्छा रिप्रोड्यूस कर सके, पोटेंशियली अच्छा रिप्रोडक्शन कर सके, तो उनके लिए इनके हमेशा फाइट लगी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो, पॉपुलेशन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे रैट्स इन अबैंडन ड्वेलिंग, ओके, मतलब कोई वहां पे रहता नहीं है, जैसे समझ लो छोटा सा एक रूम है, उस रूम में पता नहीं 20-25 साल से कोई आया नहीं है, तो अब ये अबैंडन रूम है, मतलब वहां पे कोई नहीं रहता, अबैंडन है, तो उस एरिया में क्या होगा बेटा, रैट्स आके जम गए, तो एक एग्जाम्पल है। एंड देन टीक वुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक्ट, ठीक है, ये भी एक पॉपुलेशन कहला सकता है, या फिर एक बैक्टीरिया कल्चर प्लेट के अंदर, एक कल्चर प्लेट के अंदर मतलब बैक्टीरियल कॉलोनीज जो होती हैं, वो भी एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। देन यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक क्रिएट करता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के साथ, ठीक है। ये जो पार्ट है ना बेटा, पॉपुलेशन इकोलॉजी तो बेसिक है, आप जो भी आपके सिलेबस में आप पढ़ रहे हो ना, ये बहुत बेसिक है पॉपुलेशन इकोलॉजी, लेकिन ये जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, फिर एवोल्यूशन है, ये इट्स अ वेरी एवॉल्व्ड सब्जेक्ट, ये बहुत आगे जाके एवॉल्व हुआ सब्जेक्ट है, इसको बहुत ज्यादा स्कोप भी है, ऑल्दो हम इंडिया में तो बहुत कम हो रहा है स्टडी, लेकिन आउट ऑफ कंट्री बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे होता क्या है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आप स्टडी करते हो, मतलब जो 200 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, उनके जेनेटिक्स कैसे थे, अब चाहे वो ह्यूमन पॉपुलेशन हो या एनिमल का दूसरा कोई पॉपुलेशन हो, तो उनके जेनेटिक्स में क्या वेरिएशन था, हमारे जेनेटिक्स में क्या वेरिएशन है, हम लोगों ने कौन सी चीजों को अडेप्ट किया है, कौन सी चीजों को मॉडिफाई किया है, हम लोग इवॉल्व हुए हैं या कोई कैरेक्टर्स डिमिनिश हुए हैं, तो ये सारी चीजें पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आती हैं। एंड देन एवोल्यूशन, ओके, एवोल्यूशन भी मिलता जुलता है, बट यहाँ पे हम लोग फॉसिल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अगर कोई पॉपुलेशन है तो समझ लो ह्यूमंस, ओके, ह्यूमंस अभी ऐसे दिखते हैं, तो समझ लो लाइक 200 करोड़ ईयर्स बैक, मतलब इतने 200 पता नहीं कुछ साल के बाद, मतलब करोड़ साल से पहले पहले, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, अब जैसे हमारी एवरेज हाइट कितनी होती है, हाँ भाई कुछ लोगों की 5-6, जो जेंट्स में हाँ भाई कुछ अच्छा सा हाइट है तो समझ लो 6-6'3" तक ज्यादा से ज्यादा होती है, ठीक है।
अब ये जो हाइट है, ये नॉर्मल पर्सन से भी आप समझ लो 6'3", मतलब अच्छी खासी हाइट है। लेकिन वही मैं बता रही हूँ ना, 200 करोड़ साल पहले जो नॉर्मल हाइट हुआ करती थी, वो समझ लो कुछ 8 या 9 फीट हुआ करती थी, या फिर कुछ लोगों की 10 फीट। आप मुझे पूछोगे मैम इतने लंबे लंबे लोग? हाँ भाई। अब आप मुझे पूछोगे मैम रीजन क्या है? बेटा रीजन ये है, वहां पे जो उनके एनवायरमेंटल गैसेस थे वो बहुत प्योर हुआ करते थे, उनका जो खाना था वो बिल्कुल अनपॉल्यूटेड था, एकदम नेचुरल था। तो वो जो भी खाते थे उनके शरीर को वो खाना लगता था। तो डेवलपमेंट अच्छी थी, ग्रोथ अच्छी थी। और उनका क्या था मैं बताऊं, वो लोग फ्रिज में रख के खाना नहीं खाते थे। अभी हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से एक चीज लाए, फ्रिज में रख दी, 4-4 दिन तक उसको रख रहे हैं, फिर थोड़ा सा निकाला खाए फिर रखे, थोड़ा सा निकाला खाए फिर रखे। इससे क्या होता है ना, कार्सिनोजेंस वो हो जाते हैं बेटा, हमारा जो खाना है ना वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है, ओके, कार्सिनोजेनिक हो जाता है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए आई नो बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा ना, पहले लोग क्या करते थे, दिन के टाइम पे बाहर निकलते थे, दिन के टाइम पे हंटिंग करते थे, शाम के 6 से 7 बजे तक इनका सब कुछ खत्म होता था, सो जाते थे। तो इन्होंने बायोलॉजिकल रिदम को अच्छे से फॉलो करके रखा था। अब के लोग क्या है, मैंने बताया जैसे, पता नहीं रात के 2 बजे चाय पी रहे हैं, रात के 2 बजे बिस्किट खा रहे हैं, रात के 2 बजे इन्होंने जोमेटो में पिज्जा ऑर्डर किया है। तो ये एकदम जो सर्केडियन रिदम होता है, जो बायोलॉजिकल हमारा एक क्लॉक होता है, उसको हमने हिला दिया है। तो इससे क्या हो रहा है, हम जो खा रहे हैं वो ठीक से हमको नहीं लग रहा, शरीर को वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। और एक तो हम लोग धूप में जाना छोड़ दिए हैं, सारा इंडोर्स रह रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है। विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, आप जो खाते हो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये सारे चेंजेस हैं, मतलब एक पॉपुलेशन में ह्यूमंस की एग्जांपल ले रही हूँ बस। तो पहले के लोग उतने लंबे थे, उतने हट्टे कट्टे थे, स्ट्रांग थे, आराम से हंट कर लेते थे, ठीक है, उनका कोई इतना मोटिव नहीं था, बस सर्वाइवल करो जैसे एनिमल्स की तरह। अब क्या है, नहीं भाई, अब ना लोगों को बिजनेस भी करना है, स्टॉक मार्केट भी देखना है, ठीक है, फिर ट्रेडिंग भी करनी है, फिर फैमिली भी देखना है, इतना कुछ हम लोगों ने क्योस बना दिया है लाइफ को, सिंपल सी लाइफ को क्योटिक बना दिया है ना। तो ये सारे चेंजेस हैं पॉपुलेशन में, समझ लो 200 करोड़ साल से पहले और अब के लिए। अब मैं आगे जाके मैं बात बताऊं ना, समझो 20 साल के बाद या फिर कुछ 200 साल के बाद, तब क्या चेंजेस होंगे, तब बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे और ज्यादा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ओवर पावर करेगी, आदमी को मतलब हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं रहेगी, सारा जहाँ पे बैठे वहीं पे रहेगा। तो समझो बीमारियां क्यों नहीं आएंगे, है ना। तो सारा कुछ देखो बिगड़ रहा है भाई, इकोलॉजी जो है एकदम से हट गई है, बिगड़ रही है। तो अच्छा है हम लोग जैसे एंसेस्ट्रल के हमारे रूट्स थे उनको फॉलो करें, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो। तो अब पॉपुलेशन में ना क्या होता है बेटा, कई बार आप देखो कुछ पॉपुलेशन ना कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, ठीक है। तो ये जब बढ़ना घटना, ये कुछ रीजंस की वजह से होता है। इन रीजंस को हम कहते हैं बेटा एट्रीब्यूट्स। ओके, रीजंस मतलब क्या हो सकता है, पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, या बढ़ेगा या घटेगा, या फिर पॉपुलेशन कितनी डेंस है, ओके, कितने लोगों की पॉपुलेशन है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये सारा कुछ समझने के लिए हम लोगों को पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स देखना पड़ता है, ठीक है। इसमें मेन आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, एक बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी एनसीईआरटी ने इसको निकाल दिया है। आपकी एनसीईआरटी ने इसको निकाल दिया है, फिर भी मैं लिंक जनरेट करने के लिए ये क्लास रख के जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ा रही हूँ। तो बेटा आपको लगेगा जब आप नीट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाओगे ना, इसमें से कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चंस के ऑप्शंस में आएगा। क्वेश्चन नहीं आएगा, मेन क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ऑप्शंस में आएगा। अगर आपको कोई वर्ड नहीं पता, जैसे हाइबरनेशन, जैसे एस्टिवेशन, विंटर स्लीप हो गया, ठीक है, प्रिडेशन क्या होता है, कमेंसालिज्म क्या है, अगर वो पता नहीं है तो आपको आंसर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको लिया है। अब एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। बर्थ रेट क्या है बेटा, कि बर्थ रेट का आपको एग्जाम अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है आपके एनसीईआरटी ने। एक पॉन्ड है, एक पॉन्ड में 20 लोटस के प्लांट्स हैं, ये थे कब, लास्ट ईयर। अब इस ईयर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कितने ऐड हुए हैं, 8 नए प्लांट्स लोटस के ऐड हुए हैं। तो लास्ट ईयर 20 लोटस प्लांट वाज द पॉपुलेशन। अब करेंटली कितना पॉपुलेशन है, अब 28 है, ये हमारा करंट पॉपुलेशन है। तो कितने ऐड हुए, 8 प्लांट्स ऐड हुए। तो अब ये आप ना एक नॉर्मल सा एक मैथमेटिक्स कर लिया आपने। अब ये आप कैसे चेक करोगे,
अभी छोटा नंबर था 20 8 तो आपने कर लिया। अब समझ लो कोई बड़ा नंबर को हम कर रहे हैं तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? बेटा सिंपल है, बर्थ रेट इज इक्वल टू न्यूली एडेड। ओके, तो बर्थ रेट इज इक्वल टू न्यूली एडेड, मतलब न्यूली ऐड हुए हैं तो उसको आप लिखो डिवाइडेड बाई जो प्रीवियस थे। ओके, तो प्रीवियस जो नंबर थे तो प्रीवियस नंबर को, तो रिसेंटली एडेड डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर आप करोगे तो कितना होगा? रिसेंटली एडेड 8 है, प्रीवियसली 20 है, तो आपको एक रेशियो मिलेगा यहाँ पे, एक नंबर मिलेगा दैट इज 0.4। तो ये 0.4 क्या है बेटा? ये एक परसेंट में दिखा रहा है, ये एक यूनिट में दिखा रहा है। कौन सा यूनिट है? ऑफस्प्रिंग पर पर ईयर, ये एक ईयर की बात हो रही है। एक साल में पॉपुलेशन इतना बड़ा है, 0.4% का बढ़ा हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे करके हम बर्थ रेट देखते हैं। ओके, तो ऐसे हम लोग डेथ रेट भी देखेंगे, सेम चीज, एवरीथिंग सेम। अब केएनसीईआरटी ने ये भी एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, इन्होंने क्या लिया है तो समझो, लास्ट वीक में, ओके, तो लास्ट वीक में कुछ 40 मक्खियां थी, कुछ 40 मक्खियां थी, तो अभी कितने मर गई? 4 मर गई। ठीक है, 4 मर गई। तो अब हमको डेथ रेट देखना है तो हम देखेंगे कितने मरे? 4 मरे। पहले कितने थे? 40 थे। तो 0.1% इज द डेथ रेट एक हफ्ते का, एक हफ्ते का। तो ऐसे करके आप डेथ रेट भी देख सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर आपको सेक्स रेशियो देखना है। व्हाट इज सेक्स रेशियो? बेटा रेशियो मीन्स दो चीजों के बीच का एक प्रोपोर्शन दिखते हैं, कंपैरेटिव प्रोपोर्शन। ओके, तो हमारा जो ह्यूमंस का पॉपुलेशन है, जो सेक्स रेशियो है, वो दो लोगों से होता है, क्योंकि ह्यूमंस में तो अभी दो ही सेक्स है ना, मेल एंड फीमेल। अब मैम मुझे ये मत बोलो कि हाँ मैम दूसरे भी सेक्सेस हैं, बट मेजरली आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो 60% बेटा पॉपुलेशन किनकी है? फीमेल्स की है। अभी 40% पॉपुलेशन किसकी है? मेल्स की है। अब ये क्या है बेटा? ये एक सेक्स रेशियो हमने दिया है। ये कब का हो सकता है? समझ लो 2023 का हो सकता है। अब आपको आपको ये बताना पड़ेगा, क्या ये जो सेक्स रेशियो है 60% एंड 40%, क्या ये कांस्टेंट है? क्या ये कभी बदलेगा ही नहीं? है ना। अब देखो 60% मतलब फीमेल्स की जो रेशियो है ज्यादा थी। अब आप समझो कुछ 115 साल पहले, ओके, 115 years बैक, इतने साल पहले कैसा हुआ होगा? मेल का प्रोपोर्शन ज्यादा हुआ होगा एंड फीमेल का कम हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बेटा जैसे लड़की पैदा होना एक अपशगुन माना कर जाता था। ठीक है, तो लड़कियां पैदा होना मतलब एक शार्प समझो, ओके, सम कर्स, सम काइंड ऑफ कर्स। क्योंकि बेटा लोग ना कितने सेल्फिश हैं। देखो अगर लड़का है तो माँ बाप को लगता है कि हाँ भाई हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा, ठीक है, हमको ख्याल रखेगा, देखेगा। अगर वही लड़की हो गई तो बस क्या है भाई, वो उनका पढ़ाओ अगर पढ़ाना है तो, या फिर उसको घर गृहस्थी करके भेज दो। अब भेजने के लिए पहले तो दहेज सिस्टम बहुत हुआ करता था, अभी तो डाउरी के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने एक्ट्स लगा दिए हैं, आर्टिकल्स लगा दिए हैं, तो अभी थोड़ा रिड्यूस हुआ है। तो पहले के टाइम पे लड़की को एक ब्याह करके बेचना मतलब एक बहुत बड़ा काम हुआ करता था। तो उस टाइम पे लड़कियों का रेशियो बहुत कम होता था, है ना। ये सब सोसाइटी के वीव्स थे बस, और कुछ नहीं, है ना। उनको लगता था कि लड़की इज अ बर्डन, लड़का जो है वो हमारा देखेगा। सी सेल्फिश ह्यूमन। ओके, बट आज मैं सच बताऊं ना, आज अगर आप 2023 की बात करो तो लड़के जितना माँ बाप को देख रहे हैं उससे कई ज्यादा लड़कियां देख रही हैं। हाँ, देखो सच है, फैक्ट है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, 10 साल के बाद अच्छे से सकोगे तुम। ओके, अब हम पहुंचेंगे बेटा एज पिरामिड में। एज पिरामिड, तो एज पिरामिड क्या है? इट इज द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर अ पॉपुलेशन। हमने एक पॉपुलेशन में देखा, समझ लो ह्यूमंस हैं, हमने ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमन का एक पॉपुलेशन है, इसमें हमने एज डिस्ट्रीब्यूशन किया। जैसे 60 to 80 एज के एक ग्रुप कर लिया हमने, एक अडल्ट ग्रुप बनाया, जैसे समझ लो 30 से 40 या फिर 60 तक, 30 से 60 तक ये अडल्ट स्टेज में आ गए। ठीक है, तो इससे इसके नीचे जो है वो फिर प्री जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज जो बच्चे हुआ करते थे वो। तो ऐसे बस एक एग्जांपल समझा रही हूँ आपको। तो ऐसे हमने एज डिस्ट्रीब्यूट किया। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे देखो, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन एज और अ गिवन एज ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन एज पिरामिड्स जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ कंबाइंड डायग्राम। तो अब यहाँ पे जो देख रहे हो ना, यहाँ पे मेल फीमेल का सेपरेशन नहीं है।
मेल फीमेल दोनों मिल के हैं, बट यहाँ पे हमने दोनों को मिला के एज का सेपरेशन किया है बस। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव कौन है? रिप्रोडक्टिव का मतलब है जो अडल्ट स्टेज में है बेटा। ठीक है, तो अडल्ट स्टेज में है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब एकदम ओल्ड एज पीपल, जो अभी सेनेसेंस के बहुत करीब हैं। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चे। ओके, जो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, मतलब अभी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी उनके पास आई नहीं है। ओके, अभी एडोलेसेंस के बाद रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आती है ना, एडोलेसेंस में वो अभी अभी वो निकले हुए होते हैं प्यूबर्टी से, तो उससे पहले वाली स्टेज इज प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो ऐसे करके हमने डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। अब देखो यहाँ पे एज पिरामिड्स के भी 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं। ओके, तो ये ह्यूमंस का मैं बता रही हूँ 3 है। तो अब देखो ये फर्स्ट वाला, इसको हम कहते हैं एक्सपैंडिंग। क्यों एक्सपैंडिंग है? यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव है ना, वो बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है दूसरे एज ग्रुप के कंपैरिजन में। अब आप मुझे पूछोगे मैम ज्यादा है तो एक्सपैंडिंग कैसे हो गया? मैं बताऊंगी बेटा, ज्यादा है तो इसका मतलब है अभी इनके पास एबिलिटी नहीं है रिप्रोडक्शन करने की, तो आगे जाके तो एबिलिटी आएगी, तभी रिप्रोडक्टिव बनेंगे। जब ये रिप्रोडक्टिव बनेंगे तो कितना ज्यादा अमाउंट में रिप्रोडक्शन होगा, जब बहुत सारे लोग होंगे तो ज्यादा लोग शादी करेंगे, ज्यादा लोग बच्चे करेंगे, अगर ज्यादा लोग बच्चे हो गए तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत होगी। तो ये एक्सपैंडिंग ही है ना, ये एक्सपैंडिंग है। तो समझो एक बात, अगर प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज्यादा है, ओके, तो समझो वो एक्सपैंडिंग ही है, ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है। ओके, अब आप मुझे पूछोगे मैम इस टाइप का एज पिरामिड आप कौन सी कंट्री में देखने को मिलेगा? बेटा इंडिया। हम इंडियंस का है थोड़ी ना पीछे हैं पॉपुलेशन में, बिल्कुल नहीं। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, हम सारे कौन है बेटा? वी आर एक्सपैंडिंग पीपल। ओके, हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के पीपल बहुत ज्यादा है। ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड स्टेज, ये स्टेबल है। ओके, स्टेबल आप कौन सी कंट्रीज में देखोगे? जैसे इंग्लैंड, आप इंग्लैंड में देख लो। ओके, कुछ रशिया, रशिया एक है। फिर आप देख लो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहां पे स्टेबल है। मैम इसका मतलब क्या है? मतलब देखो बेटा, जितने रिप्रोडक्टिव लोग हैं उतने ही प्री रिप्रोडक्टिव लोग हैं, मतलब बच्चे ज्यादा नहीं है, बच्चे ज्यादा नहीं है, तो ये स्टेबल है। ओके, अब ये जितने बच्चे हैं फिर जाके रिप्रोडक्टिव बनेंगे, फिर ये उतने ही बच्चे करेंगे, फिर ये रिप्रोडक्टिव बनेंगे, ये एकदम स्टेबल बैलेंस है। फिर वो जाके बुढ़े होंगे, मर जाएंगे। लेकिन हमको देखना क्या है? रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो ये स्टेबल है, ये बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में मैनेज हुआ है। अब डिक्लाइनिंग, हम अब डिक्लाइनिंग कहाँ पे देखोगे? जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जापान। ओके, जो जापान के लोग हैं ना बेटा, ये इतने बिजी हैं टेक्नोलॉजी बनाने में, कंट्री को डेवलप करने में। ओके, डेवलप्ड कंट्री बन के भी आगे बढ़ने के लिए, मैं सच बता रही हूँ बेटा, जो हम लोग जिस स्टेज पे है ना, जापान उसके बहुत ज्यादा आगे है कंपेयर टू दीज यूएसए एंड यूके ऑल्सो। ओके, कोई भी आप देख लो बेटा, जापान से भिड़ना नहीं चाहते ये लोग। ओके, जापान से भिड़ना नहीं चाहते क्योंकि ये बहुत जिद्दी लोग हैं। जापान के जो लोग हैं ना, बहुत जिद्दी लोग हैं और बहुत क्रूएल लोग हैं। आप हिस्ट्री अगर पढ़े होगे ना तो आपको पता चलेगा, हिस्ट्री अगर आपको पढ़े होगे ना तो आपको पता चलेगा, जापान लोग बहुत क्रूएल होते हैं। इतने क्रूएल होते हैं बेटा, उनके पास एक सिस्टम होता है कल्चर का। जब बेटियां होती है ना, उनके जो अभी भी पैदा हुए जो बेटियां होते हैं, उनको खूबसूरत बनाने के लिए जो उनके लेग्स के बोन्स होते हैं ना, जो टोज होते हैं, फिंगर्स, उनको ऐसे तोड़ के बिंगा करके कितनों से छोटे शू के अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो खूबसूरती का स्टैंडर्ड है इनके पास। क्या लोग हैं भाई, मतलब समझ नहीं आता इन लोगों का। ऐसे भी स्टैंडर्ड्स हैं इनके, बहुत क्रूएल लोग भी हैं, बहुत जिद्दी हैं, बहुत कॉम्पिटेटिव हैं, बट बहुत एक्सटेंसिव लोग हैं। ठीक है, तो ये लोगों का प्रॉब्लम क्या है भाई? ये डेवलपमेंट में इतना जुड़े पड़े हुए हैं कि इन्होंने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो इनका जो है, जो एज पिरामिड है, ये डिक्लाइनिंग है। क्यों? कि प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा नहीं है, बच्चे ज्यादा नहीं है, अडल्ट्स ज्यादा हैं, काम ज्यादा हो रहा है, अच्छा हो रहा है सब कुछ, लेकिन बच्चे नहीं है भाई। बच्चे आर द फ्यूचर भाई, बच्चे नहीं है तो ये क्या ही करेंगे? तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ये डिक्लाइनिंग है। ओके, तो एज पिरामिड में या तो एक्सपैंडिंग होता है, या स्टेबल होता है, या फिर डिक्लाइनिंग होता है। ओके, आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर हियर। अब आ जाओ डेंसिटी में। ओके, तो अब हम कहते हैं पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, व्हाट इज पॉपुलेशन साइज? It is the number of individuals of a species per unit area or volume। मतलब एक एरिया में कितने इंडिविजुअल्स हैं, उसको हम कह रहे हैं पॉपुलेशन साइज। अभी एक एरिया है, अब इसमें कितने इंडिविजुअल्स हैं?
ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दिया है बेटा आपको यहाँ पे, population density of Siberian cranes at Bharatpur wetlands in any year is less than 10, मतलब 10, लिटरली 10 का नंबर है बेटा ये। ओके, साइबेरियन क्रेन्स मतलब ये 10 का नंबर है, ऑलराइट, सिर्फ 10 या 10 से कम। ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा, इट इज मिलियंस फॉर क्लमाइडोमोनास इन पॉन्ड। आपको पता है जो क्लमाइडोमोनास है ये यूनिसेल्युलर अलगी है, ठीक है। तो ये क्या करेगी बेटा, ये एक पॉपुलेशन में समझो पॉन्ड है, वहां पे मिलियंस होंगे, तो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर साइज। कुछ मिलियंस में है, कुछ बहुत कम है। जो मिलियंस में है वो डेंसिटी उनकी बहुत ज्यादा है, जो कम है उनकी डेंसिटी बहुत कम है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल, ये हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। अब अरे रे क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ये कभी कभी पेन ना जल्दी काम नहीं करता, इसको फिर रिमाइंड में लेना पड़ेगा। देखा, अभी इरेजर से पेन को लेने के लिए फिर इसको इतने बार टच करना पड़ रहा है, पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। शायद ये भी क्लासेस से फेडअप हो गया है आपकी तरह। ओके, तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देख लो बेटा, पॉपुलेशन साइज इज ऑल्सो मेजर्ड इन परसेंटेज कवर और बायोमास। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल लेती हूँ। एक एरिया में बेटा 200 पार्थिनियम के प्लांट्स हैं। आई होप यू नो व्हाट इज पार्थिनियम। इसको कॉमनली ना कांग्रेस प्लांट भी कहते हैं। ओके, कांग्रेस वो नहीं भाई, राहुल गांधी वो गांधी वाली फैमिली उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कांग्रेस का मतलब पार्थिनियम का जो प्लांट है उसको हम कॉमनली कांग्रेस प्लांट भी कहते हैं। तो पार्थिनियम प्लांट एंड अ ह्यूज banyan ट्री आर सीन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये पार्थिनियम तो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो ये 200 है। अब banyan ट्री एक बड़ा प्लांट है तो एक ही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ नंबर हम देखेंगे कि परसेंटेज कवरेज कितनी है, बायोमास कितनी है। अब एक banyan ट्री है तो ये क्या हल्का फुल्का है क्या, बहुत भारी है, बहुत हेवी है। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, मतलब जो बायोमास है वो बहुत ज्यादा है, इसने बहुत ज्यादा एरिया को कवर किया है, इसका बायोमास बहुत ज्यादा है। वहीं पे पार्थिनियम प्लांट्स, इन्होंने ज्यादा बायोमास कवर नहीं किया लेकिन नंबर ज्यादा है इनका। तो ये भी एक मेजर है, हम पॉपुलेशन साइज को देखने के लिए, ये भी एक मेजर है। ओके, मेजरिंग यूनिट है। चलो दूसरे एग्जांपल्स, टोटल नंबर इन अ डिफिकल्ट मेजर इज अ डिफिकल्ट मेजर फॉर अ ह्यूज पॉपुलेशन। अब अगर छोटा पॉपुलेशन है तो वहां पे बहुत इजी हो जाता है हम लोगों को पॉपुलेशन डेंसिटी को चेक करना। लेकिन अगर बड़ा पॉपुलेशन है, समझ लो कोई पॉन्ड के अंदर या फिर एक ओशन के अंदर, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हाँ भाई पॉपुलेशन कितनी है ये पता लगाने के लिए। तो ऐसे केसेस में हम लोग ना एब्सोल्यूट पॉपुलेशन नहीं रखते। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड नंबर, हाँ भाई 10 है तो 10 है, ये इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट। रिलेटिव क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। रिलेटिव मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेट की बात करते हैं, ठीक है। तो जो बड़े पॉपुलेशन की बात हो रही है तो इन सच केसेस रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी इज यूज्ड, आई नो, एक्सेप्ट यू नो एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं करते, रिलेटिव करते हैं। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, अगर समझो एक फिशरमैन है तो वो क्या करेगा, एक बार पूरा मछली का जाल बिछाएगा। तो एक बार जो मछली के जाल बिछाएगा तो उसके ट्रैप में जितने फिशेस आ गए, समझ लो वो उतना उसको टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी बना लिया। तो टोटल नंबर ऑफ फिशेस कॉट पर ट्रैप इंडिकेट्स द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। क्योंकि बेटा हम लोग घुस के तो नहीं देख सकते। अब आप मुझे बोलोगे मैम ये बहुत बेतुका तरीका है आपका, नो रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी बनाने वाला, हमको एब्सोल्यूट चाहिए। अब ऐसे जिद्दी बच्चे हैं तो मैं क्या कहूंगी, आज आप जैसे बच्चों को मैं कहूंगी जाओ तुम सारा कॉस्ट्यूम पहनो स्विमिंग का, जाओ डीप लेक डाइव करो या फिर डीप सी डाइव करो, गिनते बैठो और आके हमें बताना, ठीक है। क्योंकि बेटा ये पॉसिबल नहीं है। फिशर्स हैं, कितने सारे मरते रहते हैं, कितने सारे खा लेते हैं, उनके बीच में प्रिडेशन एंड प्रे का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, कई कबार कुछ मिनरल आ गया, कुछ टॉक्सिक वेस्ट आके मिल गया लेक में, वहां पे मर जाते हैं। तो ये बहुत चेंज होने वाला पॉपुलेशन है, ह्यूज पॉपुलेशन, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है। और कुछ केसेस में इनडायरेक्ट एस्टिमेशन भी लगाना पड़ता है, जैसे समझ लो टाइगर। अब आप एक एक टाइगर के सामने, हाँ भाई टाइगर नंबर 1, टाइगर नंबर 2, ऐसे नहीं करोगे ना टाइगर के सामने जंगल में बैठ के।
हाँ भाई, क्योंकि मरने का भी तो डर है, टाइगर आके एक बार उसने झपटा मारा तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, हाँ भाई दूर से दिख गया, हाँ भाई आप लकी हो, एक आई नो एब्सोल्यूट नंबर मिल गया। अगर नहीं मिला तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, पग मार्क्स देखोगे। पग मार्क्स क्या होते हैं बेटा, उनके चलने के मार्क्स, जैसे ऐसे पैर रख के, हाथ पैर रख के ऐसे चलते हैं ना, उन मार्क्स को देख के हम पता लगाते हैं कि हाँ भाई ये किस टाइप का टाइगर है, इसकी एज कितनी होगी, ये मेल है या फीमेल है, उसके पग कैसे सेपरेट हैं या जुड़ के हैं, किस टाइप का है, तो उसके हिसाब से हम लोग पॉपुलेशन का साइज का पता लगाते हैं। ठीक है, एक पग मार्क्स हो गया, दूसरा फीकल पेलेट्स। तो फीकल पेलेट से भी पता चलता है कि हाँ भाई कौन सा टाइगर है, कौन सा उसका जीनस कौन सा है, ये सारी चीजें वहां पे भी पता लग जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक इनडायरेक्ट एस्टिमेशन है। दूसरा, पॉपुलेशन ग्रोथ। The population size changes depending on factors like food availability, predator pressure and weather. बेटा ये तो पक्का है ना। हम ह्यूमंस का क्या है, हम मैंने बताया हम ह्यूमंस तो सेल्फिश हैं, हम कैसे भी एनवायरमेंट में रहो हमारे ना डिजायर्स ही अलग हैं, हमारे डिजायर्स ही अलग हैं, अलग अलग आदमी के अलग अलग डिजायर्स। कुछ लोग का क्या कहना है, भाई ना पढ़ना है ना लिखना है, सारा दिन नेटफ्लिक्स देखेंगे, चिल मारेंगे, पॉपकॉर्न देखेंगे, जोमेटो से ऑर्डर करेंगे, खाएंगे। कुछ लोगों का ये होता है प्रेफरेंस। कुछ लोगों का होता है नहीं भाई मैं अच्छा पढ़ूंगा, मैं आईएएस करूंगा, ठीक है, मैं जनता की सेवा करूंगा। कुछ का ये होता है, कुछ कहेंगे नहीं भाई मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। ये हम ह्यूमंस का है, मैंने बताया ना, एनिमल्स का इतना नहीं होता, इनका बहुत सिंपल है भाई, शेल्टर, फूड एंड रिप्रोडक्शन। तो अब देख लो, अभी पॉपुलेशन साइज इन्हीं चीजों से वेरी करता है कि हाँ भाई कितनी फूड अवेलेबिलिटी है उसके एरिया में। ओके, अभी समझ लो रैबिट है, रैबिट के एरिया में अच्छी खासी घास है, तो ये क्या करेगा, अच्छे से फूलेगा फलेगा, अवेलेबिलिटी अच्छी है फूड की, अच्छे से रिप्रोड्यूस करेगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर इसी जगह पे रैबिट को प्रिडेट करने वाला कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ गया तो वहां पे मुश्किल हो जाएगी। हाँ भाई फूड तो है लेकिन फिर भी मुश्किल है, क्यों, क्योंकि प्रिडेटर्स बहुत ज्यादा हैं, हमको चबा के खा जाएंगे। तो इसीलिए क्या करेंगे, देखेंगे कैसे करना है, कहीं माइग्रेट ना हो जाए, फिर ये पॉपुलेशन कम हो जाती है, ये भी डिपेंड करता है। दूसरा, वेदर, स्ट्रेस कंडीशंस कैसे हैं। ठीक है, अगर वेदर फेवरेबल है एनिमल्स के लिए तो वो आराम से फूलेंगे फलेंगे, अगर फेवरेबल नहीं है तो मरते चले जाएंगे, तो ये सारा डेथ रेट ज्यादा हो जाएगा। ये सारा ही डिपेंड करता है बेटा, ऑल दीज आर फैक्टर्स फॉर अ पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, ग्रोथ हो या डिमिनिश हो, बोथ फ्लरिशिंग एंड डिक्लाइनिंग। तो यहाँ पे वही बता रहा है, whether it is flourishing or declining, there are some important factors like food availability, predation pressure and weather. ठीक है, चलो अब ये है इंपॉर्टेंट, ये आपके ऑप्शंस में कहीं ना कहीं तो आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको पढ़वा रही हूँ यहाँ पे, 4 बेसिक प्रोसेसेस दैट फ्लक्चुएट द पॉपुलेशन डेंसिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक प्रोसेस हैं जिनसे फ्लक्चुएशन हो सकता है डेंसिटी में। तो फर्स्ट इज नेटालिटी। नेटालिटी का मतलब है नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ पॉपुलेशन गिवन पीरियड, मतलब कितने बर्थ हो रहे हैं एक टाइम में एक पॉपुलेशन के अंदर। मोर्टालिटी मतलब इट्स अ नंबर ऑफ डेथ रेट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक पीरियड में कितने लोग मरे हैं एक पॉपुलेशन में, वो दिखाता है मोर्टालिटी। इमिग्रेशन मतलब कई दूर से लोग हमारे एरिया में आ गए, इमिग्रेंट। ओके, इसको एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कनाडा, आपको पता होगा ना, बहुत सारे इंडियंस लोग इंडिया को छोड़ के फॉरेन कंट्री में रहना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि इंडिया में उनके नॉलेज की कदर नहीं करता, उनके वर्क की वैल्यू नहीं है। अगर समझ लो कोई एक पीएचडी स्टूडेंट है, कह रहा है कि हाँ भाई मैं कुछ ऐसा वेस्ट से कुछ नया मैं प्रोडक्टिव बनाना चाहता हूँ, मुझे आप ना रिसोर्सेज दो, मुझे आप फैसिलिटी करके दो, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। जैसे जवान का एग्जाम्पल लेके मैं बता रही हूँ, जवान मूवी आपने देखी होगी सारे बच्चों ने, तो उसके एग्जाम्पल लेके मैं बता रही हूँ, है ना, तो बहुत सारे फ्लॉज हैं, लूप होल्स हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, कंट्रीज छोड़ के दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं, क्यों, एटलीस्ट वहां पे स्ट्रगल है लेकिन फिर भी रिकग्निशन है, हाँ भाई ये बंदा है काम करता है तो इसको रिकग्निशन। अब इंडिया में क्या होता है कई सारे केस में, बेटा मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि अपना कंट्री गलत है, ऐसे नहीं बता रही हूँ, जो हो रहा है मैं वो बता रही हूँ। कभी भी कंट्री गलत नहीं होता, कंट्री में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम होती है, कंट्री हमेशा अच्छा होता है और हमारा तो बेस्ट है ना। वैसे कल हार गए क्रिकेट मैच, अब क्या ही कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है भाई, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है। खैर, लेट्स सी।
तो वही बता रही थी, दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पे वो लोग समझते हैं कि स्ट्रगल है, फिर भी ठीक है क्योंकि हमको रिकग्निशन तो मिल रहा है। तो अब क्या करते हैं, कनाडा में इमिग्रेंट्स ज्यादा हैं, समझ लो नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ऐसे कंट्रीज में बहुत ज्यादा ठंड होती है, वहां पे पॉपुलेशन कम है, ग्रीनलैंड। तो यहाँ के लोग जहाँ पे हाई पॉपुलेशन है, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, वो लोग वहां पे जाते हैं, सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इमिग्रेंट कहाँ पे ज्यादा हो गए, जैसे वैसे कंट्रीज हैं, डेनमार्क है, कनाडा है, नॉर्वे है, नीदरलैंड है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, वैसे कंट्रीज में। तो वहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, उसको कहते हैं इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन क्या है, अगर कनाडा को चले गए कुछ लोग या नॉर्वे को चले गए कुछ लोग, तो इंडिया से तो निकले, तो इंडिया में इमिग्रेशन हुआ, कनाडा में इमिग्रेशन हुआ। तो इंडिया में इमिग्रेशन का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर। जाने वाले को इमिग्रेशन कहते हैं, आने वाले को इमिग्रेशन कहते हैं, पैदा होने वाले को नेटालिटी रेट कहते हैं, मरने वालों को मॉर्टेलिटी कहते हैं, याद रखो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आता है बेटा, आपको फॉर्मूले में क्या देखना है समझो, अगर नेटालिटी एंड इमिग्रेशन ज्यादा है तो क्या ज्यादा है बेटा, द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मोर्टेलिटी, ये ज्यादा है। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, मोर्टेलिटी ज्यादा है, सॉरी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। ओके, नेटालिटी ज्यादा हो रही है, इमिग्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो डेंसिटी भी ज्यादा हो रही है। अगर मोर्टेलिटी ज्यादा हो गई, इमिग्रेशन ज्यादा हो गई, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्यों, कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो डेंसिटी कम हो जाती है। अब इमिग्रेशन क्या हो रहा है, हाँ भाई बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बार बार लोग पैदा हो रहे हैं, तो ये बढ़ाती है डेंसिटी। तो इसी को यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे बी प्लस आई क्या इंडिकेट करता है, बी मीन्स नेटालिटी बर्थ रेट, आई मीन्स इमिग्रेशन। अगर ये दो ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा हो जाती है। अगर डेथ एंड इमिग्रेशन ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये फॉर्मूला वही बताता है। ठीक है, आप इतना याद रखो तो काफी है। ओके नाउ, so under normal conditions birth and death are important factors influencing the population density। हाँ भाई, population density करने के लिए मरना और जीना तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पता होगा बेटा, सेंसस करते हैं हमारे कंट्री में कुछ बार, देखो 10 साल को एक बार करने वाला वो बहुत बड़ा सेंसस होता है। ओके, 10 साल में एक बार, फिर 5 साल को एक बार भी एक सेंसस होता है, मतलब एक स्टेट वाइज में बता रही हूँ, तो 5 साल को एक बार सेंसस होता है। फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज भी साल को एक बार सेंसस होता है। तो ऐसे लोग आते रहते हैं बेटा। तो कौन से आप स्टेट में हो उसमें वेरी करता है। जैसे समझ लो मैं कर्नाटक में हूँ, तो कर्नाटक में ना होते रहता है कि 5 साल को एक बार ना अच्छा खासा सेंसस होता है, कि पता चलता है कि बर्थ रेट कितने हुए हैं, डेथ रेट कितने हुए, पॉपुलेशन फ्लरिश कर रहा है या डिमिनिश हो रहा है। ठीक है, और वो इंडिया के लिए तो 10 साल का एक बार सेंसस हमेशा होता है ना। चलो, तो वो सब चीजें तो यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल, लाइक कॉलोनाइजिंग न्यू हैबिटेट, इमिग्रेशन में भी मोर सिग्निफिकेंट टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन बर्थ रेट। ये सब चीजें हमको फैक्टर में देखना पड़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, population evolved to maximize the reproductive fitness or Darwinian fitness under a particular set of selection process pressure, organisms evolved towards the most efficient reproductive strategy। हाँ बेटा, अब देखो यहाँ पे कहना क्या है इस सेंटेंस का, जो पॉपुलेशन जहां पे मैक्सिमाइज करवा आप हो रही है, देख रहे हो ना, जहां पे मैक्सिमाइज हो रही है तो उन पॉपुलेशन में कोई एक अच्छी सी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी होगी, इसीलिए ये अच्छे से ज्यादा रिप्रोड्यूस हो पा रहे हैं या फिर पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इन लोगों ने कुछ ऐसे सेलेक्ट किया है रिप्रोडक्टिव मेथड को, ठीक है, जहां पे पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो रही है। तो जहां पे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अच्छी हो रही है या फिर वहां पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में बेस्ट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं फिटनेस। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस अच्छी होती है। तो यहाँ पे वही लिखा है, पॉपुलेशंस इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अब एक पॉपुलेशन है ना, तो वो बढ़ता जाता है बेटा, वो मॉडिफाई करता है, अडेप्ट करता है कि ताकि वो अच्छे से रिप्रोडक्टिव फिटनेस करे। हम ह्यूमंस में भी ये बहुत अच्छा था, जब से जो ह्यूमैनिटी आई है, मतलब एडम एंड ईव से मैं कहूँ अगर बाइबल के थ्रू, तो तब से भी मतलब अच्छी खासी रिप्रोडक्शन हुई है, डिफरेंट टाइप्स के लोग बने हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के हिसाब से उनके चेंजेस हैं। आप देख लो अफ्रीका में वहाँ की नीग्रो है, हम लोग हम लोग इंडिया में चले जाओगे तो यहाँ पे आपको ड्रेविडियंस दिखेंगे, हम साउथ की बात करूंगी। फिर एशियंस जो हम लोगों के अलावा जो ऊपर है सारे चीनी वाले लोग, ठीक है, मतलब पतली नाक ऐसे करके छोटी नाक, तो डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं। फिर गोरे हो गए,
तो ये क्या है बेटा, एक ही तो टाइप के लोग हैं, एक ही ह्यूमन स्पीशीज है, बट दे हैव चेंज देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से वो बदल गए हैं। कुछ लोगों के पास मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा है, जैसे हम ह्यूमंस, उन लोगों के पास, गोरे लोगों के पास मेलानिन का प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस होनी चाहिए। ये ह्यूमंस में पहले बहुत अच्छी थी, अभी अब नहीं है। अब नहीं है इसीलिए तो सारे ट्रीटमेंट्स आए हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी करना, आईवीएफ करना, है ना, इक्सी करना। आप ये 12th में आके पढ़ोगे बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में। ओके, ये सारे इसीलिए तो आए हैं। बट हम ह्यूमंस के अलावा मैं दूसरे एनिमल्स की बात करूं तो दे कीप ऑन इवॉल्विंग, ऑर्गेनिजम्स कीप ऑन इवॉल्विंग। वो अच्छे से रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज बनाए ताकि रिप्रोडक्शन में कोई मसला ना हो। देन some organisms breed only once in their lifetime while others keep on breeding many times. ओके, एग्जाम्पल देखो बेटा, बैम्बू, आपने बैम्बू देखा होगा, सिर्फ एक ही बार अपने लाइफ में वो रिप्रोड्यूस करता है। एंड देन सैल्मन फिश, क्योंकि सैल्मन फिश भी, इसीलिए तो सैल्मन फिश इतनी महंगी है भाई। ओके, सैल्मन फिश जो है वो मेराइन फिश होती है, बहुत टेस्टी होती है, बहुत न्यूट्रिटिव होती है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत होते हैं। देन विटामिन ए बहुत होता है, तो ये सारी चीजें इसमें ज्यादा होती हैं, तो इसको बेनिफिशियल कहते हैं लोग जो नॉन वेजिटेरियंस है। लेकिन ये मिलता कम है, महंगा होता है। क्यों? क्योंकि एक बार ये लाइफ टाइम में ब्रीड करते हैं, तो इतना ज्यादा इनकी पॉपुलेशन नहीं है। वेरएज अदर्स देखो, बर्ड्स कितने ज्यादा हैं, हम लोग कितने चिकन रोज मार मार के खा रहे हैं, क्या एक्सटिंक्ट हो गए चिकन? नहीं ना। अब आप बोलेंगे मैम ये तो फार्म में बने हैं, फॉर्म जो कहते हैं ना, फॉर्म के मुर्गियां, फॉर्म के अंडे। तो बेटा फॉरन के अगर ना है, अगर नाटी भी आप देख लो, जिसको हम कहते हैं ना एकदम वाइल्ड वाइल्ड चिकन, वो भी तो एक्सटिंक्ट नहीं हुए, है ना। क्यों? क्योंकि इनके पास कंटिन्यूस ब्रीडिंग है, बार बार अंडे डालते हैं, अंडे से फिर चिक बनता है, चिक से फिर मुर्गी निकलती है ना। अब हम ह्यूमंस, हम बेवजह ही रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, बेवजह ही हम लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो ये सारा क्या है, एक जिंदगी में बार बार करने वाली प्रोसेस। Some produce a large number of small sized offsprings. कुछ क्या करेंगे ना, छोटे 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 साइज में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स दे देते हैं। while others क्या करेंगे, स्मॉल नंबर बट लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स। जैसे हम मैमल्स, है ना, हम क्या करते हैं, हम जैसे क्या 20-25 ऐसे नहीं रिप्रोड्यूस करते बेटा ह्यूमंस, हमारे लिमिटेड है। हम छोटा अमाउंट में करते हैं लेकिन बड़ी ऑर्गेनिज्म करते हैं ना, वी गिव टू यंग वंस। तो ये सारी चीजें हैं। Then these facts indicate that life history triads of organisms have evolved due to limited abiotic and biotic components of the habitat. अब बेटा मैंने आपको इतना सब कुछ समझाया, तो इसका समझाने का रीजन क्या है, इतना आपको दिखाना चाह रही थी मैं। जो इकोलॉजी हम अभी पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, ये बेटा ये बदलता रहता है। इट कीप्स ऑन वेरिंग, हमारा हैबिटेट बदलता रहता है। पहले देखो अच्छी ऑक्सीजन थी, मतलब मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ। ओके, हमारा बेंगलुरु ना, ये ग्रीन सिटी कहते हैं बेटा इसको, बहुत ज्यादा झाड़ी थे, बहुत ज्यादा प्लांट्स ट्रीज थे। अभी कम हो गए। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है ना, साइड मतलब जितना भी जंगल का इलाका था सारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लोग घर बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। तो अभी क्या होगा, हमारा ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से एबायोटिक फैक्टर में प्रॉब्लम होगा, बारिश ठीक से नहीं हुई। मैं सच बता रही हूँ, ये साल ना बिल्कुल अच्छी बारिश नहीं हुई, ठंड पता नहीं कब स्टार्ट हो गई है, अभी ठीक से ठंड भी नहीं हुई भाई अपने पास। आप लोग जिस एरिया में हो उसका मुझे नहीं पता, ठीक से ठंड भी नहीं है, ठीक है, बारिश नहीं हुई, बहुत सारी फसल खराब हो गई है। तो ये सारी क्या है बेटा, ये चेंजेस हुए हैं, सारे हिस्ट्री के चेंजेस, इसमें कहीं ना कहीं हम भी एक रीजन है। ओके, तो ये सारे एवोल्यूशनरी चेंजेस, हिस्ट्री चेंजेस, वेरिएशन होते रहते हैं। Now there's a question on the screen. Dash is the number of individuals of population who left the habitat and have gone elsewhere during the time period under consideration. हाँ भाई, कुछ टाइम के लिए वो लोग बाहर गए हैं, तो इस केस को हम क्या कहते हैं? What do you think? Please write down in the chat box. Natality मतलब बर्थ रेट, mortality मतलब डेथ रेट, इमिग्रेशन मतलब कनाडा निकल के जाना,
अभी वो भी मुश्किल हो गया है भाई। पहले लोग ना बहुत जल्दी कनाडा निकल के चले जाते थे क्योंकि वहां पे पीआर बहुत जल्दी मिलता है, परमानेंट रेसिडेंस। बट अभी जो रिसेंट चीजें हुई है हमारे गवर्नमेंट से, इंडिया की गवर्नमेंट और कनाडा की गवर्नमेंट से, तो जो लोग अभी कनाडा में बसे हैं उनका बहुत मसला हो गया है भाई, उनको बहुत मुश्किल हो गई। अब यहाँ पे जो जाने वाले प्लान कर रहे थे उनका भी प्लान अभी खत्म हो गया, मुश्किल है अभी। कनाडा छोड़ के दूसरे कंट्री की बात करो तो इमिग्रेशन इज दैट। ओके, इमिग्रेशन कहते हैं उसको, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना फॉर अ टाइम पीरियड। ओके, या फिर आप कंप्लीटली शिफ्ट ही करने के लिए जाओ, वो भी ठीक है। लेकिन हम जब हम एक बर्ड्स की बात कर रहे हैं या कोई ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो यूजुअली क्या है बेटा, एडवर्स कंडीशंस को या फिर एबायोटिक स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए बर्ड्स क्या करेंगे, माइग्रेट करते हैं। ओके, उसको माइग्रेट करके जाएंगे, जहां पे माइग्रेट हुए हैं उसको कहते हैं इमिग्रेशन, जहां से गए हैं उसको कहते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन इमिग्रेशन, ठीक है। तो इमिग्रेशन मतलब जहां से गए हैं, इमिग्रेशन जहां पे आए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन टू एल्स पे, तो इसका आंसर है बेटा इमिग्रेशन। ओके, इमिग्रेशन। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है। इमिग्रेशन मतलब कहीं पे गए हैं, इमिग्रेशन मतलब लेफ्ट द हैबिटेट। ओके, चलो नेक्स्ट। भाई बहुत सारा मुझे पढ़वाना था, मैं बहुत लेट जा रही हूँ, मुझे फील हो रहा है ऐसे। विच एनिमल इज केपेबल ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। अच्छा, ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन है जो अडेप्टेशन से क्वेश्चन आया है। ओके, तो ये कैसा क्वेश्चन है मैं बताती हूँ, आप समझ लो। जीरोफाइटिक कंडीशन, जीरोफाइटिक मतलब ओके, डेजर्ट कंडीशंस में जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स, तो जीरोफाइटिक कंडीशन है। तो उस केस में क्या होता है, प्लांट्स में तो डिफरेंट अडेप्टेशन होते हैं ताकि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके, ट्रांसपिरेशन कम हो, एवापोरेशन स्टोमाटा के थ्रू कम हो, तो संकन स्टोमाटा रहता है, लीव्स जो है वो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस स्टेम करता है, वो जैसे एलोवेरा स्टोर करके रखता है वैसे वो स्टोर करके रखते हैं, है ना। वो प्लांट्स के हैं। बट एक यहाँ पे एनिमल है जिसका नाम है कॉन्ग्रू रैट। ओके, ये क्या करता है बेटा, ये रैट क्या करता है, ये ना इसको बिल्कुल पानी की जरूरत नहीं है, इसने अपने बॉडी को ऐसे अडेप्ट किया है, जब ये कुछ खाता है तो इसका फैट का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो उससे ये वाटर निकलता है, तो ये उसी वाटर से अपने बॉडी को हाइड्रेशन देता है। ये ऊपर से बाहर से फिर वाटर नहीं लेता, ऊपर से वाटर नहीं लेता, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से ये हाइड्रेशन लेता है। इसका आंसर है कॉन्ग्रू रैट। ठीक है, ये एडेप्टेशन में मैंने लास्ट क्लास में पढ़वाया था। ठीक है, अब चलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन पर। तो ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, तो अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और करना जरूरी भी है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। सिर्फ हम, हमारा, मेरा ऐसे देखेंगे तो नहीं चलेगी दुनिया, है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पे देखो, इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज इज कॉल्ड इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन और द इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। मतलब दो स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है इसको हम कहते हैं इंटर। अगर एक ही स्पीशीज के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं इंट्रा। इंट्रा मीन्स विद इन, इंटर मीन्स बिटवीन। ठीक है, चलो तो फर्स्ट देखते हैं म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, ये सारी चीजें। चलो, तो म्यूचुअलिज्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मुझे आपको यही पढ़ाना था, मैं सच बता रही हूँ ना, ये सारा पॉपुलेशन पढ़ाने के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है। एक जो आपको मैंने बताया ना वहां पे, नेटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, वो, एंड देन ये पूछेगा बेटा, इवन दो आपके सिलेबस से निकाला गया है, कहीं ना कहीं तो ये आएगा, मेरी गट फीलिंग है ये। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, नेम ऑफ द इंट्रैक्शन इज म्यूचुअलिज्म। यहाँ पे क्या होता है, बोथ द स्पीशीज आर गेटिंग बेनिफिटेड। अभी फिर पढ़ो मत, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके फिर पढ़ो, इसके ऊपर नोट्स बनाओ, इसके ऊपर मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं बेटा, नीट ने इसको निकाल दिया है। लेकिन आप ऐसा तो करो ना कि एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, मेरी क्लास अच्छे से सुन लो, ताकि कभी कहीं कर आ भी गया तो आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई एकदम नया टर्म सुन रहे हो, है ना। म्यूचुअलिज्म मीन्स बोथ द स्पीशीज आर गेटिंग बेनिफिटेड। अगर दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंट्रैक्शन है तो दोनों ही बेनिफिट ले रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, कॉम्पिटिशन मतलब बोथ स्पीशीज आर हार्म्ड। कंपटीशन में क्या होता है, देखो इसीलिए कहते हैं कंपटीशन मत करो, हर बच्चे की अलग खूबी होती है, अलग खामी होती है। ठीक है, आप बोलोगे कि हाँ मैम मेरी क्लास में कोई है संजना, संजना का मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं, अच्छा पढ़ती है, और मुझे देख के बहुत चिढ़ आती है मैडम मुझसे, क्योंकि मैं उससे ज्यादा मेहनत करती हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते। बेटा ऐसा नहीं है,
ठीक है, आप सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे आप दूसरे के साथ कंपेयर करके खुद को ना इंफीरियर कॉम्प्लेक्स मत फील करवाओ। वो एक ही पैरामीटर नहीं है, हर इंसान अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की समझने की कैपेसिटी अलग होती है, क्रिएटिविटी अलग होती है। तो कभी भी कहीं पे भी किसी के साथ खुद को कंपेयर मत करो, क्योंकि आप हर आदमी जो हो बहुत अच्छे हो। तो कंपटीशन आप करोगे तो खुद को भी आप वेस्ट करोगे, खुद का टाइम भी वेस्ट करोगे, और कुछ भी इससे प्रोडक्टिव नहीं होगा। इसीलिए दूसरे को देखना छोड़ो, खुद का प्रोग्रेस पे फोकस करो। हाँ, मैंने लास्ट यूटी में इतना स्कोर किया था, इस यूटी में मैं 4 मार्क्स ज्यादा स्कोर करने की टारगेट करूंगा, सेकेंड आने वाले यूटी में मैं 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करूंगा। ये आपका पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए, ना कि किसी का कंपैरिजन का। हाँ भाई, मेरे बगल में बैठती है लड़की, उसका इतना आ गया, मेरा इतना कम आ गया, उसका ज्यादा होना चाहिए, मेरा कम होना चाहिए, ये नहीं भाई। सेल्फ प्रोग्रेस पे ध्यान दो, ठीक है। तो कंपटीशन किसी का अच्छा नहीं करता। तो यहाँ पे देखो, दोनों ही माइनस, कोई भी बेनिफिटेड नहीं है कंपटीशन से, ठीक है। अब प्रिडेशन, प्रिडेशन क्या है? अब आप ये मत समझो कि मैम प्रिडेशन सिर्फ एनिमल्स में है, हम ह्यूमंस में नहीं है, है ना। ये सही बात है, अगर आप ह्यूमंस में भी प्रिडेशन करने लग जाओगे तो वो मर्डर हो जाएगा, फिर डालेंगे जेल में लोगों को, ठीक है। तो ये भूल जाओ। तो प्रिडेशन क्या है? वन प्रिडेटर इज बेनिफिटेड एंड अदर इज गेटिंग हार्म्ड। प्रिडेटर मतलब अटैक करने वाला, प्रे मतलब अटैक होने वाला। एग्जाम्पल, जैसे प्रेडेटर लायन है एंड प्रे डियर है, ठीक है। देन पैरासिटिज्म, यहाँ हाँ, प्रेडेटर में क्या हो रहा है? जिसने प्रेडेट किया है वो बेनिफिटेड है, जो मर गया वो तो मर गया, प्रे बेचारा मर गया। पैरासिटिज्म में वन पैरासिट इज गेटिंग बेनिफिटेड, सिर्फ पैरासाइट बेनिफिट होता है, होस्ट मर जाता है, ठीक है। होस्ट मर जाता है बेटा। कमेंसालिज्म में सिर्फ एक बेनिफिट होता है, दूसरा अनअफेक्टेड है। हाँ, ये फिर भी बेटर है, मुझे कमेंसालिज्म बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि एक बेनिफिट हो रहा है, कम से कम दूसरे का प्रॉब्लम नहीं हो रहा उसको, कम से कम वो अनअफेक्टेड है ना। ये है हेल्दी कॉम्पिटिशन में, सच बताऊं तो। ओके, चलो दूसरा अमेंसालिज्म, वन इज हार्म्ड अनदर इज अनअफेक्टेड। ये भी गलत है भाई, ये तो बिल्कुल खराब है। एक बार खराब हो गया, दूसरा अनअफेक्टेड है, ये भी अच्छा नहीं है। तो देखते जाओ, ये सारे इंट्रैक्शंस हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो इन प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म एंड कमेंसालिज्म द इंटरैक्टिंग स्पीशीज लाइव टुगेदर क्लोजली। हाँ भाई, इंट्रैक्शन करना चाहिए, अगर वो चाहे पैरासिटिज्म हो या चाहे वो प्रिडेटर हो, तो साथ में होना तो जरूरी है ना। अगर है तभी वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर साथ में है ही नहीं तो क्या ही इंटरेक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देख लो, जैसे प्रिडेशन, प्रिडेशन में क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑल कार्निवोर्स एंड हर्बिवोर्स आर प्रिडेटर्स, ठीक है। ये सारे कौन है? प्रिडेटर्स हैं। और मुझे बोलोगे मैम कार्निवोर्स तो हर्बिवोर्स के प्रिडेटर्स हैं, हाँ वो भी है, लेकिन हर्बिवोर्स भी तो प्रिडेट करते हैं ना, वो भी पॉसिबल है। अब आप मुझे बोलोगे मैम कैसे? हर्बिवोर्स तो बेचारे घास खाते हैं। बेटा सोच के देखो, ठीक है। देन इफ अ प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, then the prey might get extinct. It results in the extinction of predator. Therefore, predators in nature are prudent. हाँ बेटा, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रेडेटर जो है ना वो बहुत चालाक होता है, उसको पता होना चाहिए कि वो कब प्रे को मार के खाए। अगर वो कंटिन्यूअसली वो बोलेगा कि हाँ भाई अनलिमिटेड डियर है, मैं जब चाहे तब उनको मारूंगा, जब चाहे तब उनको मार के खाऊंगा, ऐसे करेगा तो क्या हो जाएंगे? प्रे जो है ना, जो डियर है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर उसका खाना एक्सटिंक्ट हो गया तो प्रेडेटर क्या करेगा? वो भी मर जाएगा, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो प्रेडेटर होते हैं ना, ये बहुत चालू होते हैं। अब इसने एक शिकार किया, पेट भरा, चलो 4-5 दिन तक आराम से रहूंगा, तो देखते रहूंगा दूर से। वो देखेगा भाई, अगर वो पेट भरा हो ना उसका, अगर सामने भी डेर घूमते रहे ना, वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो देखेगा हाँ भाई आज तुम्हारा दिन है, तुम खेल लो नाच लो, कल के दिन मेरे ही पेट में आना है तुमको, ऐसे सोच के वो एकदम अकड़ से रहता है शेर, ठीक है। ये प्रूडेंट, इसको प्रूडेंटनेस कहते हैं, ओके, अंदर से शातिर, ओके, ये प्रूडेंस कहते हैं उसको, ओके। इसको पता है कि आज नहीं तो कल मेरे ही पेट में जाने वाला है, फिर भी चलो खेल लो तुम, चलो अपने आखिरी दिन एंजॉय कर लो, आखिरी के दिन एंजॉय कर लो, ऐसे करके देख के चलते हैं, ठीक है। सो प्रेडेटर्स कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन, तो ये प्रे के पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करते हैं। तो ठीक है बेटा, हम लोग जाना निकल गए हैं क्लास से बाहर, टाइम हो गया है, हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कल कंटिन्यू करके विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। तो कल की क्लास में ये चैप्टर खत्म करके हम लोग इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे या फिर बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, ओके।
चलो बेटा, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। एनसीईआरटी एक बार तो पढ़ लो, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो पूछो, क्योंकि लास्ट क्लास में पूरा खत्म कर लिया भाई मैंने। आप लोग नहीं आए थे, आप लोग घर में दिवाली कर रहे थे, मैं क्या करूं। मैंने तो सिलेबस खत्म कर दिया है ना। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे भाई। रेस्पॉन्सेस मैंने ग्राफ समझाया, रेगुलेशन कैसे होता है, कॉन्फॉर्मिंग क्या होती है, सारी चीजें। अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है आप लोगों के लिए। चलो ठीक है, देखेंगे रिवीजन में इसको रिपीट करेंगे, है ना। ओके बेटा, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहो, एनसीईआरटी पढ़ के आओ।